हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लूसेंट के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर कोशिका विज्ञान लेकर हाजिर हुआ हूँ। हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जीवद्रव्य हमारा पहला हेडिंग है। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या है। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया। क्या है यह? एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव्य को भौतिक आधार कहते हैं। यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जीवद्रव्य दो भागों में बटा होता है, एक कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है, यानी साइटोप्लाज्म क्या है? यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। किसके बीच? केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच। केंद्रक द्रव्य क्या है? यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर रहता है। जीवद्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला ऑक्सीजन जो कि 76% है, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5% है। जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। ये रहा चित्र। कोशिका हमारा अगला हेडिंग है। कोशिका सेल क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने कार्क में आयन कोशिकाओं की खोज की थी। तो कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाग ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। शैवाल स्पायरोगायरा पहली जीवित कोशिका थी जिसे ल्यूवेनहाग ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है, जिसे ऑस्ट्रिच एग भी कहते हैं। ये रहा चित्र कोशिका का। कोशिकाओं का औसत संगठन कितना है? कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? तो जल कितना प्रतिशत भाग है? 70 से 90% भाग है। कुल कोशिकीय भार का 70 से 90% भाग जल है। प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, आयन 1% है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चा 1855 में रडोल्फ विर्चा ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अगला हेडिंग है कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं? सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी क्रेटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं? ये कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा एवं प्लूरोनिमोनिया समूह में मिलते हैं। इसका मूलभूत संगठन
आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है जिसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। निमोनिक डीएनए के अतिरिक्त, जिसे एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए भी कहते हैं, इसके अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त निमोनिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते, केवल राइबोसोम में ही पाए जाते हैं। ये रहा प्रोकैरियोटिक। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है जो दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, उसके पश्चात कोशिका भित्ति एवं ज्योद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती हैं। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती हैं जिसे अवपंक परत कहते हैं, व दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है, उसे संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। ज्योद्रव्य झिल्लिका प्रकृति में अर्धपारगम्य होती है। इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो ज्योद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसको मेसोजोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, ज्योद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरी जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक भी पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कोश कशाभिका 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ आप देख लें। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की ज्योद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप-इकाइयों में 15S व 30S की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये प्रोकैरियोटिक 70S प्रकार का है। इसका एक बड़ा भाग 50S, छोटा भाग 30S। एक श्रृंखला बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे कहते हैं, mRNA। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्वृष्ट
पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, जैसे ग्लाइकोजिन कणिकाएँ, फॉस्फेट कणिकाएँ, साइनोफाइसिन कणिकाएँ। गैस रसधानी नील हरी शैवाल, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। अगला हमारा है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम, इसका एक छोटा भाग 40S, बड़ा भाग 60S, ये मिलकर एक 80S राइबोसोम बनाते हैं। यहाँ प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? अंग के हिसाब से समझते हैं। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER अनुपस्थित होता है, यहाँ उपस्थित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का, यहाँ 80S प्रकार का। गोल्जी का अनुपस्थित, यहाँ उपस्थित। केंद्रक झिल्ली यहाँ अनुपस्थित, यहाँ उपस्थित। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है, यहाँ पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। कशाभिका केवल एक तंतु होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकॉइड द्वारा होता है, थाइलेकॉइड में होता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का, यहाँ अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का हो सकता है। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला हमारा भाग है कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। कोशिका के क्या क्या भाग होते हैं? तो पहला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकन और पादप कोशिकाओं का सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अगला, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारिगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नोट, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल क्रीमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। पार्श्विक गति। ये रहा प्लांट सेल, ये सेल स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आप इसके लेयर देख सकते हैं। अगला पार्ट है तारककाय, सेंट्रोसोम। इसकी खोज बावेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अगला भाग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे, आपस में जुड़े, थैली युक्त
छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका में ही होते हैं। चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। ये रहा कोशिका और इसमें ये भाग है सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम है ये सेंट्रोसोम, और इसके दो कण सेंट्रियोल्स। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है तो इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, और जहाँ राइबोसोम लगे होते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। ये बाहरी सतह पर ही लगते हैं। अगला भाग है राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा G.E. पायलट ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। पादप कोशिका में किसने देखा और जंतु कोशिका में किसने देखा, आप इसे याद करें। और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। नामकरण करने वाले रॉबर्ट हैं। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़े हैं। यहाँ पर S स्वेडबर्गस इकाई यानी अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करते हैं या अप्रोच रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करते हैं। नोट: स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्यी जालिका नहीं पाया जाता। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता। ये रहा राइबोसोम। ये इसका पार्ट बड़ा भाग है, इसका ये छोटा भाग है। यहाँ mRNA, tRNA सब। अगला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की। बेंडा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। श्वसन स्थल। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल, इम्पोर्टेंट है, पावर हाउस ऑफ ए सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में ATP संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार DNA अणु व कुछ RNA राइबोसोम्स जो कि 70 प्रकार के होते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा। नोट: DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है।
ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। यहाँ राइबोसोम, मैट्रिक्स जिसे धात्री, डीएनए। अगला पार्ट है गोल्जी का, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह या थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। अगला भाग लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। गोल्जी काय में लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटेसेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। नोट: स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये रहा इसका चित्र, गोल्जी बॉडी। यहाँ पर लाइसोसोम उपस्थित है। साइटोप्लाज्म, गोल्जी अपार्टिस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन सभी उपस्थित हैं। अगला भाग है लवक, प्लास्टिडी। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट एवं वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक क्या है? यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्वप्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज, लोहा, कॉपर तत्व पाए जाते हैं। नोट: पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अगला भाग है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन लवक होता है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है, यानी इसमें मंड यानी स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह रहता है। अगला वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फलभित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बेटानिन पाए जाते हैं। ये रहा हरित लवक की संरचना। यहाँ विभिन्न प्रकार के लवक: अवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक। वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। अगला भाग है रसधानी, वैक्यूल्स। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। निर्जीव रचना, इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है।
परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला भाग केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग, यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। यह कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारी में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा एवं बंदर में 21 जोड़ा। यह रहा एनिमल सेल स्ट्रक्चर। वैक्यूल्स यहाँ पर है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमैटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। वंशागति का वाहक। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। यहाँ पर मैप चित्र आप देखें। नोट: गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सूटन एवं बावेरी ने दिया था। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड शुगर और बेस से बना होता है। क्षार बेस क्या है? डीएनए में उपस्थित क्षार जो है 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, इसे ए से व्यक्त किया जाता है, गुआनिन जी से, थायमिन टी से तथा साइटोसिन सी से व्यक्त किया जाता है। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदियों थायमिन से, साइटोसिन सदियों गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। यह रहा डीएनए स्ट्रक्चर। यहाँ डबल हेलिक्स। डीएनए का कार्य: यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। डीएनए की इकाई जीन है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नोट: प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण सर हरगोविंद खुराना ने किया था। आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या है? डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है।
कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। एक ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है। नोट क्या है? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तीसरा है मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करते हैं। ये रहा आरएनए स्ट्रक्चर। साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और इसी आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, जो अभी हमने पढ़ा, ये ट्रांसलेशन। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर, डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं। इसमें बेस थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। इसमें मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। इसी प्रकार पादप एवं जंतु कोशिकाओं में भी अंतर है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें लवक पाई जाती है, इसमें लवक अनुपस्थित होता है। तारक काय सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, इसमें तारक काय उपस्थित रहता है। वैक्यूल्स बड़ी होती है, यहाँ पर छोटी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। यहाँ आप देखें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल, जो डीएनए से आरएनए में अंतर है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता, और ये दिखाई नहीं पड़ता कहाँ चला है पेन। ये कोशिकीय अंग की बात करें, जैसे केंद्रक, इसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता स्पिंचर। तारक काय बॉबेरी। गोल्जी काय जॉर्ज गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अल्टमैन। स्फेरोसोम के पर्नर। क्रोमैटिन के फ्लेमिंग। केंद्रिका के फोंटाना। क्रोमोसोम ऑफ मिक्सचर। अंतःप्रद्रवी जालिका पोर्टर। लाइसोसोम सीडी डूबे। राइबोसोम पायलैड। जो द्रव्य डोजार्डिन और केंद्रक कला हार्डविक इसके खोज करता है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसे याद करें। कोशिका विभाजन क्या है? सेल डिवीजन क्या है? कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहला असूत्री विभाजन एमिटोसिस, दूसरा समसूत्री विभाजन, इसे मिटोसिस कहते हैं, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन, इसे मियोसिस कहते हैं। असूत्री विभाजन क्या है? यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, यानी सोमैटिक सेल में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। पहला अंतरावस्था इंटरफेज, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज और अंत में आखिरी में अंत्यावस्था टेलोफेज आता है। ये रहा एमिटोसिस सेल डिवीजन का स्टेजेस। पैरेंट सेल होता है, फिर कैरोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर सेल पार्टीशन होता है। ये मिटोसिस स्टेजेस हैं। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और यहाँ पर सेल डिवीजन को समझाया गया है।
जो सेंट्रोसोम में पढ़ा कि सेंट्रोसोम विभाजन के समय ध्रुव की ओर बढ़ जाते। इस विभाजन के फलस्वरूप यानी समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके विभाजन के फलस्वरूप एक जनुक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। जैसा कि मैप में देखें, ये रहा पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से 2 सेल बनते हैं और ये बराबर होते हैं। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, यह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। फॉर्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन सोमैटिक सेल में और ये जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। एक अर्धसूत्री प्रथम, दूसरा अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। एक प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम और टेलोफेज प्रथम। प्रोफेज प्रथम सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एवं डाइकाइनेसिस में पूरी होती है। ये मियोसिस जो हमने बताया अर्धसूत्री विभाजन, ये मियोसिस प्रथम है, ये मियोसिस द्वितीय है। अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती, यहाँ पर संख्या आधी। यहाँ पर मियोटिक प्रोफेज का जो हमने उपावस्था पढ़ी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन, ये सभी है। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। जैसे कि हम देखें चित्र में, तो ये लेप्टोटीन की अवस्था है जहाँ गुणसूत्र उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये डिप्लॉयड है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। ये जाइगोटीन की अवस्था है, ये जाइगोटीन की अवस्था है। पैकेटीन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकेटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है। पैकेटीन अवस्था में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है। नोट: क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच। अगली उपावस्था डिप्लोटीन की है। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइज़माटा कहते हैं। काइज़माटा की औसत संख्या को बारंबारता यानी काइज़माटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। काइज़माटा का अंतःकरण हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। अगली उपावस्था, आखिरी उपावस्था डाइकिनेसिस है। इसमें केंद्रक कला व केंद्रका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से
4 संतति कोशिका का निर्माण होता है? 1 से 4। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है? इसको भी देख लेते। समसूत्री विभाजन काय कोशिका में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में कम समय लगता है, इसके विभाजन में अधिक समय लगता है। विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, इसमें एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। इसमें कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता, यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। ये अगला चैप्टर है, हम इसको अगले क्लास में कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर कुछ कमी है तो उसे भी बताइए, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैंने इस पूरे थ्योरी को, लूसेंट के थ्योरी को समझाने की कोशिश की, यानी रीड कराने की कोशिश की। आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन के काम आएगा। शॉर्ट नोट्स आप पूरे PDF को ही प्रिंट ना करवाइएगा, बल्कि अपने खुद हाथों से इसी में से पॉइंट वाइज पॉइंट अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं, आपको काफ़ी मदद करेगा। अगला हमारा चैप्टर होगा जैव विकास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।